हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, सामाजिक अध्ययन की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं सामाजिक अध्ययन का टेस्ट लूंगा, स्पेशल सीटेट एग्जाम 2024 के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो टोटल आपके क्वेश्चन होंगे वो होंगे 60। अगर आप लोग 60 में से 20 से 25 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी सामाजिक अध्ययन की तैयारी बहुत अच्छी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। मध्यकाल में दिल्ली के शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। एक तरफ यहाँ पे दिल्ली के शासक हैं और यहाँ पे सन दिए गए हैं, काल दिया गया है, आपको मिलान करना है। चलिए सभी को गुड आफ्टरनून भाई। सीटेड एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आप हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी क्लासेस आए, जो भी वीडियोज आए, उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। बताइए सभी लोग। तो तोमर का हो जाएगा भाई आरंभिक 12वीं शताब्दी से 1165 हो जाएगा। अनंत पाल का हो जाएगा 1130 से 1145 हो जाएगा। ठीक है। चौहान का हो जाएगा 1165 से 1192 एंड बाकी पृथ्वीराज चौहान का 1175 से 1192। तो यहाँ पे ऑप्शन दूसरा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिलान वाला आप सभी लोग जानते ही होंगे कैसे किया जाता है। जैसे यहाँ पे चार था, दिल्ली के शासक के नाम थे, इनमें से एक का भी पता था तो उसका मिलान कर लीजिए, बाकी कट कर दीजिए। ठीक है, ऐसे मिलान किया जाता है। चलिए भाई, प्राचीन तमिलनाडु में किसकी बस्तियों को जो है उर कहते हैं? बताइए। बहुत अच्छे। और आज की इस वीडियो में 50 लाइक का टारगेट है। होप करता हूं आप इस टारगेट को कंप्लीट करेंगे। तो जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। प्राचीन तमिलनाडु में किसकी बस्तियों को उर कहते थे? व्यापारियों, कुलीनों, खेतिहारों या शिल्पकारों? खेतिहारों की बस्तियों को उर कहते थे। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मिलान वाला प्रश्न है। मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए। फटाफट मिलान कीजिए आप सब लोग और स्पीड में आंसर दीजिए सब लोग, स्पीड में। चलिए जवाब दीजिए सब लोग। फर्रुखसियार हो गया एंड यहाँ पे शाह आलम द्वितीय, अहमद शाह आलम मीर द्वितीय। तो फर्रुखसियार का हो जाएगा यहाँ पे 1713 से 1719 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए का दूसरा देखिए किसमें है, इसमें है केवल, तो यही आपका सही हो जाएगा। बाकी में है ही नहीं है तो यही आपका सही हो जाएगा। बाकी आपका शाह आलम द्वितीय का 1759 से 1816 में चला जाएगा। ठीक है। अहमद शाह का 1748 से 1754 में चला जाएगा और आलम मीर द्वितीय का आपका यहाँ पे ये 1754 से 1759 में चला जाएगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो। उत्तराधिकार की सहदायाद प्रथा का अर्थ क्या है? बताइए। उत्तराधिकार की सहदायाद प्रथा का अर्थ क्या है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। गुड आफ्टरनून सभी को। फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया हूं, वहां से आप ज्वाइन होंगे, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। उत्तराधिकार की शहदायाद प्रथा का जो अर्थ होता है सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठी में लिखे भक्ति गीतों को जो है किस नाम से जाना जाता है? स्तोत्रम या भजनम, प्रबंधम या अभंग? मराठी में लिखे भक्ति गीतों को किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है अभंग के रूप में। ठीक है ना। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। मौजूदा महाराष्ट्र में रहे संतों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे ए वाला क्या है कि 13वीं से 17वीं शताब्दी में हुए कवि संतों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों और जन्म आधारित अंतरों का जो है विरोध किया। और बी वाला क्या कह रहा है कि इन कवि संतों ने रोजी रोटी कमाने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी जो है व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को जो है अधिक पसंद किया। कौन सा सही बात है, कौन सा गलत है, आपको बताना है। इसमें दोनों सही है आपके। ठीक है ना, दोनों। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, कौन सही सम्मिलित है इसमें? बताइए कौन सही सम्मिलित है। फटाफट जवाब दीजिए सब लोग, कौन सा यहाँ पे सही सम्मिलित है? तो बक्सी का सैनिक या वेतनाधिकारी बिल्कुल सही है। सद्र का धार्मिक व धर्मार्थ किए जाने वाले जो है मंत्री को सद्र कहा जाता था। एंड यहाँ पे कोतवाल, नगर का पुलिस अधिकारी जो होता था वो कोतवाल होता था। यहाँ पे ये वाला आपका नहीं सही है, सी वाला। ठीक है ना, सैन्य कमांडर।
सैन्य कमांडर का हो जाएगा यहाँ पे फौजदार, तो यहाँ पे केवल ये ABD केवल सही था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मध्य प्रदेश में जो है घुमंतु खेती के लिए इस्तेमाल होता है? बीघा, बेवड़, बैगा, महल। बताएंगे सब लोग, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है मध्य प्रदेश में घुमंतु खेती के लिए इस्तेमाल होता है? तो वो है बेवड़। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। यहाँ पे 19वीं सदी के आरंभ में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में कथनों A और B को जो है पढ़ें और सही विकल्प का चुनाव करें आप लोग। इसमें बढ़िए, यहाँ पे A है और B है। बहुत अच्छे भाई। 19वीं सदी के शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुबहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। और बी वाला क्या कह रहा है कि इसकी एक अहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीकों जैसे किताबें हो गई, अखबार, पत्रिकाएं और पर्चे छपना का विकास हो रहा था। तो बिल्कुल सही है, दोनों आपके सही हैं, ए व बी दोनों सही हैं। और यहाँ पे बी ए की व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। यहाँ पे कथन ए और आर को पढ़ें और फिर जवाब दीजिए इसमें कौन सा सही है। कथन ए है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बचपन में रोजमर्रा की जिंदगी में जातिगत पक्षपात झेला था। बिल्कुल सही है, आप सभी को पता है। कारण आर है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में जो है पढ़ाते थे। ये भी सही है, बट यहाँ पे व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, उसी तरीके से है, ए और आर को पढ़ना है, फिर आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। बताइए सब लोग। बहुत अच्छे। कथन ए है, ईवी रामास्वामी ने जो है भूतपूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। सही है, उन्होंने ऐसा लोगों को समाज में जातिगत भेदभाव के खिलाफ जो है संघर्ष कराने के लिए किया। बिल्कुल सही है, यहाँ पे ए और आर दोनों सही है। ए आर की यहाँ पे सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, किसने जिन्ना के दो राष्ट्र जो है सिद्धांत का विरोध किया था? बताइए, किसने जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, खान अब्दुल गफ्फार खान, वीर सावरकर या मौलाना आजाद? जवाब दीजिए सब लोग, और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर भी कर दो। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। किसने जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया? मौलाना आजाद ने। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए आप लोग। बताइए सब लोग। मई 1857 में भारी विद्रोह का आरंभ हुआ। गलत। यह उपनिवेशवाद के विरुद्ध सबसे बड़ा अप्रतिरोधी आंदोलन था। यह सही है आपका। इसमें सिपाहियों और जनसाधारण ने बड़ी संख्या में भाग लिया। यहाँ पे जनसाधारण गलत हो जाएगा, तो केवल यहाँ पे दूसरा आपका कथन सही था। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो भाई। यहाँ पे आपको पढ़ना है ए और बी को, और बताइए सहायक संधि के संदर्भ में विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसे यहाँ पे भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेना रखने की अनुमति थी, भारतीय शासकों को ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है भुगतान करना पड़ता था। बताइए कौन सा सहायक संधि के शर्त के अनुसार इसमें कथन सही है? बताइए सब लोग। गुड आफ्टरनून सभी को। तो यहाँ पे पहला कथन क्या कह रहा है कि भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेना रखने की अनुमति थी। गलत, अनुमति नहीं थी इसमें। ठीक है, भारतीय शासकों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करना पड़ता था। ये सही है, यानी कि आपका ए गलत है लेकिन बी सही है आपका। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे आपको बताना है, एक तरफ ग्रह है और अपने अक्ष पर घूर्णन का समय, तो कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन का समय कितना लेता है ये आपको मिलान करना है। फटाफट मिलान करिए आप सब लोग। बहुत अच्छे भाई। तो इसमें कौन से मतलब सही हैं आपको बताने हैं। देखिए, अगर हम यूरेनस की बात करें तो यूरेनस का जो घूर्णन का जो समय होता है 17 घंटे 14 मिनट होता है, तो ये तो आपका सही है केवल पहला। ठीक है, बाकी नेपच्यून की बात करें तो नेपच्यून आपका 16 घंटे 7 मिनट होता है इसका। ठीक है, ये भी सही है आपका, दूसरा भी सही हो जाएगा। शनि की बात करें तो 10 घंटे 40 मिनट होता है, जो कि यहाँ पे गलत था। मंगल की बात करें तो मंगल एक दिन। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी गलत था, तो केवल दो इसमें आपके सही थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सभी लोग इसका जवाब देंगे। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताइए, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? बहुत अच्छे भाई, जवाब दीजिए सब लोग।
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है इसमें? तो ये वाला, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है, यही केवल अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में कथन सही है। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कथनों को पढ़िए और उचित विकल्प का चयन कीजिए। आप सभी लोग बताइए, सब लोग। बहुत अच्छे भाई, जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो यहां पे देखना, कथन ए है कि अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं, सही है। विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए ए और आर दोनों सही हैं, ठीक है ना, दोनों सही हैं, बट यहाँ पे व्याख्या नहीं कर रहा है, यहाँ पे आर एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो, सभी लोग इसका जवाब देंगे कि जब हम एक भारतीय शहर से जापान की राजधानी टोक्यो की यात्रा करते हैं तब हम कितने घंटे अर्जित करेंगे या गवाएंगे? शहर तक पहुंचने के लिए लगने वाले आवश्यक समय को हम नजरअंदाज कर दें, बताइए कितने घंटे गवाएंगे? लगभग 4 घंटे गवाएंगे, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज हैं कौन कौन से? बताइए सब लोग। महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज हैं मैग्नीशियम, एल्युमिना, या जो है सिलिका या निकिल। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज हैं, तो इसमें मैग्नीशियम हो जाएगा और सिलिका हो जाएगा, तो ए सी केवल आपके हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे एक व्यक्ति ने किसी क्षेत्र का जो है दौरा किया और वहां उसे यहाँ पे बांझ एस बीच के पेड़ तथा फिजेट मोडाल पक्षी मिले। उसने निम्न में से किस वनस्पति क्षेत्र का दौरा किया होगा? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का, या शीतोष्ण पर्णपाती वन का, या शंकुधारी वन का, या भूमध्य सागरीय वन का? बताइए। उसने जो है किस वनस्पति क्षेत्र का दौरा किया होगा? शीतोष्ण पर्णपाती वन का दौरा किया होगा। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, किस क्षेत्र में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है? बताइए सब लोग। किस क्षेत्र में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है? तो वो क्षेत्र है आपका टुंड्रा क्षेत्र, ठीक है। टुंड्रा क्षेत्र में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कथन ए और आर दिए गए हैं, इनको पढ़िए और उचित विकल्प का चयन कीजिए। आप सब लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अच्छे भाई। महासागर का जल लवणी या खारा होता है, सही है बिल्कुल। महासागर के जल में बड़ी मात्रा में घुले हुए लवण होते हैं, बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही है, आर यहाँ पे एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पवन के निक्षेपण को कहा जाता है क्या? लॉयस, छत्रक सेल, हेमोड, या स्टैक? बताइए सब लोग। पवन के निक्षेपण को जो है कहा जाता है क्या? लोएस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोएस। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे कहते हैं क्या? डेल्टा, तटबंध, चाप झील, या नदी मुहाना? जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे भाई, वीडियो को लाइक कर दो, अभी भी लाइक की संख्या बहुत ही कम है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे कहते हैं नदी मुहाना। क्या कहते हैं? नदी मुहाना कहते हैं। बिल्कुल सरल प्रश्न था। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न सूचीबद्ध लक्षणों पर विचार कीजिए और वनों के प्रकार की पहचान कीजिए। इसमें बताइए सब लोग। सही उत्तर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बताइए सब लोग। यहां पे वन के प्रकार दिए गए हैं, जैसे ये वन सघन है और यहां सालों भर वर्षा होती है। रोजवुड, आबनूस, महोगनी इस प्रकार के वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। ये वन भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो जाएगा। इनकी विशेषताएं हैं, ठीक है। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है सीटेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सतत विकास का अर्थ क्या है? बताइए, सतत विकास का अर्थ बताना है आपको, फटाफट जवाब दीजिए। सतत विकास का अर्थ क्या है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सतत विकास का अर्थ क्या है? तो सतत विकास का अर्थ होता है सभी तरह के संसाधनों का संरक्षण करना, केवल आवश्यकता अनुसार उपयोग करना तथा भविष्य के लिए बचाना। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया निम्न में से किस खनिज के अग्रणी उत्पादक देश हैं? सीसा, टिन, निकिल, जस्ता। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो आप एक बार जो है प्लेलिस्ट जरूर से जरूर चेक कर लेना। चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया निम्न में से किस खनिज के अग्रणी उत्पादक देश हैं? तो ये हैं टिन के, ठीक है ना। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सीढ़ी नुमा खेती में जो है जमीन के छोटे टुकड़ों के किनारों को ऊपर उठा दिया जाता है ताकि फसल को कीटों से बचाया जा सके, या पानी टुकड़ों के भीतर रोका रहे, या खाद बह न जाए, या फसलों के बीच अंतर रखा जा सके। बताइए सब लोग। सीढ़ी नुमा खेती में जमीन के छोटे टुकड़ों के किनारे को ऊपर उठा दिया जाता है ताकि जो है पानी टुकड़ों के भीतर रुका रहे। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हो, एक बाजार में पक्की दुकानें वे होती हैं जहां के कर्मचारी नियमित होते हैं, जिनके पास शहर पंचायत और नगर निगम का लाइसेंस होता है, या जो 10 वर्ष से अधिक समय से खुली हो, या जो है जो मुख्यतः बड़े शहरों में होती है। बताइए पक्की दुकानें कौन सी होती हैं? जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। तो एक बाजार में पक्की दुकानें वे होती हैं जो जहां के कर्मचारी नियमित होते हैं और जिनके पास शहर पंचायत और जो है नगर निगम का लाइसेंस होता है। तो केवल ए बी आपका सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर निगम में चुने गए सदस्यों को कहते हैं क्या? सीनेटर, प्रतिनिधि, अधिशासी, या जो है पार्षद। बताइए नगर निगम में चुने गए सदस्यों को क्या कहते हैं? सभी का ये प्रश्न सही होना चाहिए, बिल्कुल सरल प्रश्न है। पार्षद कहते हैं चुने गए सदस्यों को। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? बताएंगे सब लोग। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है? तो राज्यपाल नियुक्त करते हैं। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे ए और आर को पढ़ें और उचित विकल्प का चयन कीजिए सब लोग। बताइए सब लोग। बहुत अच्छे भाई, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। आंसर सोचने का ज्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हो। तो यहां पे है, कर्ज किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है जिसके बोझ से दबकर कई किसानों ने आत्महत्या कर ली है। बिल्कुल सही बात है। एंड छोटे किसानों को बीज, खाद व कीटनाशक जैसे सामानों को जो है खरीदने के लिए साहूकारों से कर्ज लेते हैं, और जिसे कई बार किसान चुका नहीं पाते हैं। तो बिल्कुल सही है दोनों आपके कथन कारण दोनों, और यहाँ पे व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, भारत में किस तरह के श्रम को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? बेगार, अनियमित, दिहाड़ी, असंगठित। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत में किस तरह के श्रम को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? तो केवल यहाँ पे बेगार को किया गया है। बेगार को, तो केवल यहाँ पे आपका जो है सही होगा केवल ए, ठीक है। तो ऑप्शन दूसरा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो, भारत में सरकार के एक से अधिक स्तर होने की जो है मुख्य वजह है क्या? सदस्यों की बड़ी संख्या, या सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा, या रियासतों को तुष्ट करना, या ब्रिटिश शासन के समय व्यवस्था की जो है अच्छी जानकारी। बताइए भारत में सरकार के एक से अधिक स्तर होने की मुख्य वजह है क्या? वो है समुदायों की बड़ी संख्या। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। बताइए सब लोग। लड़कियों की तुलना में लड़के एक बेहतर स्काउट लीडर बनते हैं। लड़कियां फुटबॉल खेलने में अच्छी होती हैं। लड़कियां सौम्य और अच्छी देखभाल करने वाली होती हैं। लड़के दबंग और उग्र होते हैं। विचार कीजिए कि कौन से कथन जो है रूढ़िवादिता को पोषित करते हैं इसमें।
तो ये वाला भाई कर रहा है एंड ये वाला कर रहा है और ये होते हैं, ठीक है। ACD आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों आपके जो हैं कथन रूढ़िवादिता को पोषित कर रहे हैं, ठीक है ना। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन से भारत की संसद बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही सरल प्रश्न है। भारत की संसद कौन कौन मिलकर बनाते हैं बताइए। राज्यसभा मिलकर और लोकसभा और राष्ट्रपति। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हो, भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को क्या चाहिए। प्रभुत्वशाली धर्मों को अन्य धर्मों को अपने तहत लाने के लिए प्रोत्साहित करना, या राष्ट्र निर्माण के लिए जो है धार्मिक गतिविधियों में शामिल होना, या किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना, या देश में धार्मिक संघर्ष या विवाद में हस्तक्षेप नहीं करना। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना चाहिए हमेशा, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, निम्नलिखित में से कौन सा इस वाक्य की बेहतर व्याख्या करता है। यहाँ पे बताइए। व्यक्ति उच्च न्यायालय जा सकता है अगर वह निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है। ऊपरी अदालतों द्वारा लिए गए जो है निर्णय निचली अदालतों पर बाध्यकारी नहीं है। कौन सा सही है बताइए सब लोग। इसमें दोनों गलत है आपके, दोनों, ठीक है ना। ए व बी दोनों आपके गलत हैं। चलिए बहुत अच्छा भाई। अगला प्रश्न है, किसी समुदाय के यहाँ पे घेटोआइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा होता है उसका बाकी समाज से अलगाव, या उनकी संस्कृति का विविधीकरण, या अल्पसंख्यकों का संरक्षण, या उनका सामाजिक सशक्तिकरण। बताइए बहुत अच्छे भाई। किसी समुदाय के घेटोआइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा होता है उसका बाकी समाज से अलगाव। यहां पे पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने को जीविकोपार्जन के आविष्कार के रूप में देखने की एक तरफ निम्नलिखित में से क्या कदम है। बताइए क्या एक कदम है। जवाब देने का प्रयास कीजिए सब लोग। फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने को जीविकोपार्जन के अधिकार के रूप में देखने की एक तरफ निम्नलिखित में से क्या एक कदम है। फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के लिए शहरों के कुछ इलाकों का जो है तय किया जाना, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उचित विकल्प का चयन कीजिए सब लोग। यहाँ पे है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में अनेक काल्पनिक एवं वास्तविक जो है दोनों वृत्तांत होने चाहिए। सही बात है। वृत्तांत अधिगमकर्ताओं को विचारों व संस्थानों को समझने में सक्षम बनाते हैं और अंतर निरीक्षण को प्रोत्साहित करते हैं। दोनों आपके सही हैं, कथन कारण दोनों, और यहाँ पे व्याख्या भी कर रहा है सही। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो, स्कूली स्तर पर जो है सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के आधारभूत उद्देश्यों को विद्यार्थियों को क्या जानकार और तार्किक बनाना है, या पेशेवर बनाना है, या राजनीतिक रूप से जो है अति सक्रिय बनाना है, या सामाजिक रूप से सक्रिय बनाना है। बताइए स्कूली स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के आधारभूत उद्देश्यों को विद्यार्थियों को क्या बनाना है। सभी लोग जवाब दीजिए सब लोग। तो जानकार और तार्किक बनाना है, पेशेवर बनाना है, और सामाजिक रूप से सक्रिय बनाना है, ठीक है। तो ABD आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे विद्यार्थियों को जो है मुगल प्रशासन के कर्मियों की विविध भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों को समझाने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है। बताइए कौन सा इसमें है आपका सर्वाधिक उपयुक्त। तो वो है आपका भूमिका निभाना। क्या है, भूमिका निभाना। ऑप्शन दूसरा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विद्यालय के जो है सादृश्य के साथ अगर सरकार के संसदीय रूप की व्याख्या की जाती है, जहां प्रधानाचार्य प्रधानमंत्री हैं एवं वरिष्ठ शिक्षक मंत्रिपरिषद है, यहाँ विद्यालय कर्मचारियों के लिए कौन सा उपयुक्त सादृश्य होगा। विधायिका, विपक्ष, न्यायपालिका, कार्यपालिका।
जवाब दीजिए सब लोग भाई। तो यहाँ पे कार्यपालिका आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग कि एक जो है शिक्षिका अपनी कक्षा का आरंभ पशु चारागाह के लिए, भूमि से संबंधित मामले पर चर्चा के लिए एकत्रित हो रहे लोगों की घटना पर चर्चा द्वारा करती है। वह निम्नलिखित में से किस पर संभावित रूप से चर्चा कर रही है? बताइए, नगर प्रशासन पर, पंचायती राज पर, निचली न्यायपालिका पर या आरक्षण पर? सभी लोग जवाब दीजिए। और आंसर सोचने का ज्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हो, और भी सब्जेक्ट की वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, एक बार आप प्लेलिस्ट जरूर से जरूर चेक करना। बताइए सब लोग भाई। तो यहां पे ऑप्शन जो आपका करेक्ट होगा दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट होगा, पंचायती राज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा में अगर कोई विषय आवेगपूर्ण परिचर्चा को उत्पन्न करता है तब एक शिक्षक से क्या अपेक्षित होता है? बताइए, क्या अपेक्षित होता है? बताइए सब लोग। नीचे से पढ़ते हैं, शिक्षक आरंभ में ही ऐसे विषयों को काट देना चाहिए? नहीं। शिक्षकों को जो ऊंचे स्वर में बोल रहे हो उन्हें डांटना चाहिए? नहीं। शिक्षक को सभी विद्यार्थियों को शांत कराना चाहिए और परिचर्चा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना चाहिए? नहीं। दूसरा बचा, यही आपका करेक्ट हो जाएगा कि शिक्षक को ऐसे मामलों पर परिचर्चा परिपक्वता से करानी चाहिए ताकि स्वतंत्र विचारों के साथ दृढ़ रूप से चर्चा की जा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिका और जिम्मेदारी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनिए। आप लोग बताइए सब लोग। बहुत अच्छे भाई, आंसर देने का प्रयास करें सब लोग। सभी लोग जवाब दीजिए। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिका और जिम्मेदारी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनिए। इसमें देखिए आपका जो सही है डियर, ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला, यानी कि उसे एक ऐसा शिक्षक होना चाहिए जो समकालीन घटनाओं और मुद्दों के ज्ञान से खुद को सूचित रखती हो और शिक्षार्थियों को उनके दैनिक जीवन और उस स्कूली जीवन से संबंध स्थापित करने में मदद करे। बी सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में जो है जेंडर भूमिकाओं पर चर्चा करते समय शिक्षा को निम्न में से किन पर अधिक केंद्रण करना चाहिए? किन पर करना चाहिए? बताइए सब लोग। बहुत अच्छे। तो यह केवल करना चाहिए जो है यह दर्शाने के लिए कि सामाजिकरण हर जगह एक जैसा नहीं होता, केस स्टडीज का प्रयोग जो है किया जा सकता है। तो केवल यहाँ पे सी वाला आपका करेक्ट होगा। चलिए रिवीजन एक बार आप कर लेना अच्छे से रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, लैंगिक बराबरी की समझ को जो है बेहतर करने के लिए निम्न में से कौन से उदाहरण कक्षा में चर्चा के दौरान दिए जा सकते हैं? राष्ट्रीय गान, सुल्ताना का स्वप्न कहानी, मताधिकार आंदोलन, महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार। बताएंगे सब लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैंगिक बराबरी की समझ को बेहतर करने के लिए निम्न में से कौन से उदाहरण कक्षा में चर्चा के दौरान दिए जा सकते हैं? तो सुल्ताना का स्वप्न कहानी और मताधिकार आंदोलन और महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार, ये तीनों दिए जाने चाहिए। ठीक है, ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका जो है अपनी कक्षा में भेदभाव के विषय पर चर्चा करना चाहती है, निम्न में से कौन सा या से उदाहरण चर्चा के लिए उपयुक्त होंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन के अनुभव, या ओम प्रकाश वाल्मीकि की पुस्तक जूठन, या भारत का संविधान बनने की प्रक्रिया। बताइए सब लोग। 11 प्रश्न और बचे हैं, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपनी कक्षा में भेदभाव के विषय पर चर्चा करना चाहती है, निम्न में से कौन सा या से उदाहरण चर्चा के लिए उपयुक्त होंगे इसमें? तो ये वाला हो जाएगा और ये वाला। ठीक है, ए बी पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सभी लोग इसका जवाब देंगे। भेदभाव के संप्रत्यय का परिचय देने के पश्चात एक माध्यमिक स्तर की सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को जो है
निम्न सामाजिक स्तर के लोगों द्वारा अनुभव किए जाने वाले भेदभावों की समीक्षात्मक जांच में संलिप्त करना चाहती है। निम्न में से कौन सी गतिविधि या गतिविधियां उनकी पाठ योजना में स्थान पा सकती है? बताइए कौन सी गतिविधियां हैं जो स्थान पा सकती हैं? तो ये वाला कि दिए गए विषय पर वाद विवाद का आयोजन करना, और यहां पे जो है भेदभाव से संबंधित अखबार के लेखों को एकत्र करना। तो ए सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, सामाजिक विज्ञान के शिक्षा की भूमिका पर निम्नलिखित कथन ए और आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है कि किसी आर्थिक व सामाजिक मुद्दे पर एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को बहुल दृष्टिकोण की समझ होनी चाहिए। कारण आर है कि गरीबी तथा जातिगत भेदभाव जैसे मुद्दे की कई तरीके से व्याख्या करने की जरूरत पड़ सकती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? ए और आर दोनों सही भाई, और यहाँ पे व्याख्या भी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सामाजिक विज्ञान पाठचर्चा के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए आप सब लोग। बताएंगे राइट आंसर क्या होगा? माध्यमिक, जिसे मिडिल भी बोलते हो, स्तर के उपरांत विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान के विषय के अंतर्गत कई अन्य उपविषयों का अध्ययन करने की जरूरत होती है, और यह पाठ्यचर्चा के भार को बढ़ाता है। सामाजिक विज्ञान में पाठ्यचर्चा भार के लिए जो है मुख्य कारण यह है कि जिस तरह से स्कूली बच्चों के लिए जो है सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम सामग्री का विकास किया गया है वह बोधगम्य नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे दोनों सही हैं आपके दोनों, और यहाँ पे व्याख्या भी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको सामाजिक विज्ञान की कक्षा में द्वितीयक स्रोत की तरह माना जा सकता है? भुज में भूचाल के समय की फोटो एवं इसके विवरण, अकबरनामा पर लेखों के संपादित संकलन, इंदिरा गांधी को लिखे गए जवाहरलाल नेहरू के पत्र, महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज। तो द्वितीयक स्रोत की तरह माना जा सकता है अकबरनामा पर लेखों के संपादित संकलन। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हो, यहां पे मिलान कीजिए आप सब लोग, मिलान कीजिए सब लोग भाई फटाफट। तो ये तो सही है, विश्लेषणात्मक रूब्रिक यानी कि प्रदर्शन वर्णक और अधिगम निष्कर्ष लिए हुए हैं। एंड उसके बाद आपका जो है जांच सूची आपका दोहरे मानक किंतु विस्तृत प्रदर्शन वर्णक, और समग्र परक रूब्रिक का एकाकी मानक किंतु विस्तृत प्रदर्शन वर्णक हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग पहलू का आकलन करते हैं? कौन से वो प्रश्न है बताइए? निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग पहलू का आकलन करते हैं? ये वाला नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, बी सी डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न शिक्षार्थियों के केवल तथ्यात्मक ज्ञान का आकलन करते हैं? कौन से वो प्रश्न है जो शिक्षार्थियों के केवल तथ्यात्मक ज्ञान का आकलन करते हैं? तथ्यात्मक ज्ञान वह ज्ञान होता है जो विशिष्ट विषयों के लिए बुनियादी होता है। जलवायु और मौसम की परिभाषा दीजिए, भारत में मुख्य मौसम कौन से हैं? तो केवल यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार जो है आकलन उपक्रमों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? बच्चे का सर्वांगीण विकास, ज्ञान के स्थानीय से वैश्विक पहलुओं को जोड़ना, या क्रियाकलापों खोज एवं अन्वेषण द्वारा सीखना, बाल स्नेही और बाल केंद्रित रीति में सीखना। तो बी को छोड़ के आपका सब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। दो प्रश्न और बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालयों में जो है आकलन निम्नलिखित कारणों से किया जाता है, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए आप लोग। बताइए सब लोग। तो इसमें देखिए सी वाले को छोड़ के सभी आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, सभी विकल्प। ऑप्शन तीसरा
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न मुख्यतः सामाजिक विज्ञान के अधिगम निष्कर्ष, तदानुभूति, समीक्षा और संवेदनशीलता के विकास हेतु योग्यता का विकास का आकलन करते हैं? लास्ट क्वेश्चन है ये, तो इसमें आपके बी वाले और सी वाले सही हो जाएंगे। यानी कि भारत के ऐतिहासिक स्थानों की सुरक्षा करना अत्यंत दुष्कर होता जा रहा है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? प्रस्तावित कीजिए। और यहाँ पे भारत के गांवों के एक बड़े भाग के बच्चे कुपोषित है, व्याख्या कीजिए। ठीक है, बीसी। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के जो है एसएसटी के टॉप 60 क्वेश्चन। 60 में से जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं अपना रियल स्कोर जरूर बताना। और ये बिल्कुल रियल क्वेश्चन थे, आपके सीटेट 2023 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। ऐसी ही डेली वीडियोस देखने के लिए एजुकेशन विषय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन कॉल पे जरूर प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम शाम 6:45 वाली क्लास पे। बाय बाय, टेक केयर।